ये एक्सपेक्टेशन है फाइनेंस मिनिस्टर से कि जो मिडिल क्लास है, जो आम आदमी है, वो सबसे ज़्यादा परेशान है प्राइस राइज से, इन्फ्लेशन से। उनका सैलरी उतना नहीं बढ़ा है जितना इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो उम्मीद ये है कि जो आम आदमी है उनके उनके टैक्स उसमें इतना ट्वीक किया जाएगा कि उनके हाथ में ज़्यादा पैसा हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट पूरा देखें तो अभी भी द मेजॉरिटी गवर्नमेंट, मतलब सरकार का खर्चा है, सरकार का एक्सपेंडिचर है। प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी बहुत वीक है। मोटे तौर पे आप देखिएगा तो बहुत ज़्यादा उछाल आपको मनरेगा की स्कीम में परसेंटेज वाइज पिछले 3-4 साल में आप नहीं देखेंगे। इस बार मनरेगा में एक समुच्चय में आवंटन मुझे लगता है कि होगा, और साथ ही साथ ये सरकार ये डेरिवेटिव्स पे भी ध्यान रखना चाहेगी कि क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो फंड रिलीज़ है उसमें ज़्यादा दिक्कत ना आए, और खासकर जो लोग जहाँ पे कांग्रेस की, जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं, वहाँ की शिकायतें बंद हो। तो एक तो मनरेगा इनका फोकस है। इंडिया रियली नीड्स टू मतलब स्टेप अप एंड इन्वेस्ट मोर, मतलब द गवर्नमेंट को और एलोकेट करना चाहिए। उन्होंने इंडिया एआई मिशन में over 10,000 करोड़ प्रॉमिस किए थे लास्ट ईयर, तो इस साल और उनको एलोकेट करना चाहिए। फार्मा में जो इमेज है वो थोड़ी ख़राब हुई है, लेकिन भारत सरकार ने उस पर बहुत काम किया है पिछले 1-1.5 साल में। नमस्कार, मैं हूं मृगांक प्रभाकर और आप देख रहे हैं हमारे साथ भारत का बजट। 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री देश की आय और खर्चे का एक लेखा जोखा बजट के रूप में पेश करेंगी। ये बजट काफी अहम रहने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार 3.0 मतलब तीसरी पारी का ये दूसरा बजट है, और दूसरा ये कि वित्त मंत्री लगातार 8वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। लोगों को खास उम्मीदें हैं उनसे कि बजट में ऐसा क्या है कि लोक लुभावन जो बजट हो और आम आदमी की जो उम्मीदें हैं उनको उस पर वो खरा उतरे और राहत मिले। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के सामने इस बार चुनौतियां भी काफी हैं। पहली तो ये कि जीडीपी के जो आंकड़े आरबीआई ने दिए थे और उसके बाद जो सरकारी आंकड़े आए, निश्चित रूप से वो सरकार के लिए एक परेशानी का सबब हो सकता है। दूसरा ये कि जो फिस्कल डेफिसिट दिखाई दे रहा है कि सरकार इस बजट में उस फिस्कल डेफिसिट को कैसे कम करती है, ये भी एक सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद एक बात तो महत्वपूर्ण है कि लोग उम्मीद इस सरकार से ये कर रहे हैं कि इस बार कुछ टैक्स में जो है राहत उन्हें दी जाए, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया जब से टैक्स में राहत नहीं मिली है। क्या बजट में महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, किन सेक्टरों के अंदर सरकार निवेश करेगी ताकि जो है वो विकास की जो पटरी है वो वापस लौट सके, इन सब चीजों पर बातचीत करने के लिए, बजट से आम आदमी को क्या उम्मीदें, इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक देश के चुनिंदा फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का एक पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, जिनसे हम बारीकी जानेंगे कि बजट में क्या क्या संभावना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि फिस्कल डेफिसिट को लेकर कितनी बड़ी चुनौती रहने वाली है। तो हमारे साथ मौजूद है महुआ वेंकटेश, हमारे साथ मौजूद है। महुआ जी, सरकार की एक बड़ी चुनौती है फिस्कल डेफिसिट को लेके, और उसमें उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन साफ तौर पर दिखाई दे सकता है बजट के अंदर। आपको क्या लगता है? देखिए, फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट था लास्ट ईयर जो उन्होंने रखा था 4.9%, अभी ये उम्मीद है कि उससे भी शायद उसको स्टिफ कर दिया जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर ही निर्मला सीतारमन जी ने बताया था कि 4.5% विल बी द टारगेट। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो ग्रोथ रेट जो है वो काफी कम हो गया है। 6.4% एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 5 तो काफी कम हो गया। जो इकोनॉमिक सर्वे ने बताया था, जो एस्टिमेट किया था, उससे भी कम हो गया है। तो इसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं बजट के ऊपर दिखाई दे सकता है। एब्सोल्युटली, ये तो दिखाई देगा ही, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन है फाइनेंस मिनिस्टर से कि जो मिडिल क्लास है, जो आम आदमी है, वो सबसे ज्यादा परेशान है प्राइस राइज से, इन्फ्लेशन से। उनका सैलरी उतना नहीं बढ़ा है जितना इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो उम्मीद ये है कि जो आम आदमी है उनके टैक्स उसमें इतना ट्वीक किया जाएगा कि उनके हाथ में ज्यादा पैसा हो, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। एक तरफ ये भी दिखाई दे रहा है कि जो अभी रिपोर्ट्स हम रिसेंटली देख रहे हैं कि रूरल कंजप्शन बढ़ा है और अर्बन कंजप्शन जो है वो कम हुआ है। तो कहीं उसको जो डिस्पैरिटी साफ तौर पे दिखाई दे रही है उसको कवर अप करने के लिए सरकार बिल्कुल टैक्स में राहत, क्योंकि लोग उम्मीद भी कर रहे हैं और उसको सुनने भी आ रहा है कि टैक्स इस बार सरकार राहत दे सकती है। तो आम आदमी का जो थ्रस्ट है वो इन ऑल लाइकलीहुड वो होगा, ठीक है। टैक्स का कुछ ट्वीकिंग होगा, मतलब
इवन जो अपर क्लास हैं, जो सुपर रिच या रिच हैं, उनका भी ये मानना मतलब ऐसा माना जा रहा है कि उनके लिए भी टैक्स का और कोई बढ़ोतरी नहीं होगा टैक्स उसमें। ये जो है उनको टैक्स नेट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो टैक्स दे रहे हैं उससे ज्यादा टैक्स आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप सुपर रिच का भी लेंगे तो ऑलमोस्ट 50% टैक्स है विद सरचार्ज एंड ऑल। ऐसा नहीं है कि जैसे माना जाता है कि सुपर रिच आर हैविंग ऑल द फन इन द वर्ल्ड, ऐसी बात नहीं है। मतलब दे आर ऑल्सो पेइंग टैक्स। सो द थिंग इज, आपको मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर प्रोबेबली विल डू इज कि जो टैक्स रेट है वो डेफिनेटली फॉर द लोअर इनकम ग्रुप उनको कुछ राहत मिलेगा। टैक्स स्लैब में आप कैसे चेंजेस देख रहे हैं? मतलब कि किस साइड में जा सकता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया जा सकता है जो अभी जो स्थिति है? अच्छा, एक सवाल मुझे ये भी पूछना था कि जो ओल्ड रिजीम है वो क्या इस बार पूरा खत्म कर दिया जाएगा, न्यू रिजीम के अंदर ही कुछ चेंजेस किए जाएंगे, कुछ इस तरह की संभावना दिखाई दे रही है? तो फोकस तो न्यू रेजिम पे ही होगा। अगर आप लास्ट ईयर का भी बजट देखें तो जो ओल्ड रेजिम है उसमें कुछ भी वो नहीं था। और जो वित्त मंत्रालय का टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर्स न्यू रेजिम में आए, तो वो तो है ही। तो जो भी है, जो भी बेनिफिट्स है, जो भी घटौती होगा वो ज्यादातर न्यू रेजिम में ही होगा। आप ओल्ड रेजिम को भूल ही जाइए, क्योंकि ओल्ड रेजिम धीरे धीरे है कि हाँ उसको ऑब्सोलेट, मतलब धीरे धीरे इट हैज टू बी फेज्ड आउट। तो द थ्रस्ट अगर आप देखें, मतलब इन वेरी शॉर्ट दिस थिंग, जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना है, क्योंकि ग्रोथ आपका बहुत ग्रोथ रेट कम हो गया है। ग्रोथ रेट जब कम होता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम होता है, इन्वेस्टमेंट कम होता है। तो द थ्रस्ट विल बी कि ग्रोथ रेट, किसी भी हालत में आपको ग्रोथ रेट बढ़ाना है, निवेश बढ़ाना है, आम आदमी के हाथ में ज्यादा पैसा हो ताकि वो जाके उसको खर्च करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। दीज आर द थ्रस्ट एरियाज। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, महुआ वेंकटेश जो है टैक्सेशन और बैंकिंग के मामले में ये समझ लें कि देश के चुनिंदा पत्रकारों में और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स में इनकी गिनती होती है। और जिस तरह से ये जानकारी दे रही है कि टैक्स की सेविंग्स के लिए या न्यू रेजिम में जो सरकार जो चेंजेस कर सकती है उसके अंदर, तो मुझे लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं एक आम आदमी को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वो कितनी बड़ी होगी ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती और है कि रोजगार सृजन के मामले में, कि रोजगार सृजन लगातार विपक्ष जो है हमलावर रहा है सरकार के ऊपर, कि किस तरह से जो है जो नौकरियों का मामला है कि वो किस तरह से बढ़ाई जाए। तो उन सेक्टर्स के लिए किस किस सेक्टर्स में निवेश किया जा सकता है? हमारे साथ मौजूद हैं अभिजीत मुखोपाध्याय भी हमारे साथ मौजूद हैं और पूरी पैनी नजर रखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर। अभिजीत, ये बताइए कि इस बार आपको क्या लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सरकार के लिए एक बहुत बड़ा जो है ये से कहते हैं इशू है, वो किस तरह से किन किन सेक्टर्स में निवेश किया जा सकता है ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जाए, वो बजट में किस तरह से रिफ्लेक्ट होगा? देखिए कि सेक्टर वाइज क्या होगा ये तो कहना बहुत मुश्किल काम है। ये अभी तो वो एक हम लोग थोड़ा सा वो कॉन्जेक्चरल कुछ बातें ही कर सकते हैं, लेकिन अगर ठोस बातें किया जाए तो लास्ट ईयर में 2-3 चीजें किया गया था, खास करके 3 चीज उसमें आया था कि मेरे हाथ में जो है मैं वो वही देख ही रहा हूँ। क्योंकि एक सबसे बड़ा था कि एक इंटर्नशिप बनाया गया था टॉप कंपनीज के लिए। ये बोला गया था कि 1 साल का इंटर्नशिप 500 टॉप कंपनी में, और ये 5 साल में 1 करोड़ युवा को दिया जाएगा। रोजगार मतलब क्या, उन लोगों को एक एक्सपीरियंस दिया जाएगा 1 साल के लिए। बेसिकली यही मतलब आइडिया यही था कि 1 साल के लिए दिया जाएगा, और एक मंथली अलाउंस 5,000 रुपए का, और एक वन टाइम असिस्टेंस पूरे सालाना जो है 6,000 रुपए का वो दिया जाएगा। कंपनीज जो है वो ट्रेनिंग कॉस्ट और 10% इंटर्नशिप कॉस्ट बेयर करेंगे अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड में से। बाकी पैसा सरकार से दिया जाएगा सब्सिडी के तौर पे। लेकिन वही मैं जो है पिछले 2-3 दिन से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन इसका अभी तक ठोस कुछ आया नहीं है। खाली एक खबर मुझे कहीं पे दिखा है कि ये माना गया था, ये भी खबर है, ये कोई मतलब सरकारी कोई नोटिफिकेशन से मुझे नहीं मिला, लेकिन वही एक न्यूज़पेपर में ही जो खबर मिला था कि दिसंबर से ये शुरू होगा और जनवरी तक में, सॉरी नॉट जनवरी, मार्च तक ये पहला जो है एक पायलट प्रोजेक्ट चलेगा। अब वो पायलट में क्या होगा क्या नहीं हुआ, अभी मार्च तो हुआ है नहीं, तो अभी तो खत्म भी नहीं हुआ है। तो ये जो है ये पिछले साल का ही, मतलब क्योंकि पिछले साल चुनाव था
और ये जुलाई में फुल बजट आया और फुल बजट में ये सारे प्रपोजल आया है, तो इसका क्या असर है या नहीं, ये सारे जितने भी सवाल है उसका अभी मतलब कोई क्लियर पिक्चर नहीं है कि क्या मतलब सरकार का क्या थ्रस्ट है बजट में ऊपर रहने वाला है। वो तो है ही। और मैन्युफैक्चरिंग में भी वो तरह तरह का जो है वो ईपीएफओ में जो कंट्रीब्यूशन है उसमें थोड़ा थोड़ा जो सरकार दे देंगे, इस तरीके की बात हुई थी। अभी महुआ से बात कर रहे थे तो महुआ ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से जो फिस्कल डेफिसिट है वो चैलेंज सरकार के लिए रहने वाला है, तो आपको नहीं लगता कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर शायद सरकार कुछ R&D वगैरह के लिए कुछ बढ़ावा दे ताकि जो है जो विकास की पटरी है, जो दर सरकार ने निश्चित वो पटरी पे लौट सके, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? R&D में देना तो चाहिए, लेकिन बजट में आप एक बहुत ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि आप कुछ इंसेंटिव दे सकते हो, पॉलिसी लेवल आप एक पॉलिसी सेट कर सकते हो। बजट में सरकार डायरेक्टली R&D के लिए पैसा देना सब्सटेंशियल अमाउंट, पीएलआई में कुछ कर सकती है सरकार? हाँ, सब्सटेंशियल अमाउंट बहुत दिनों से बंद कर दिया है। ये यही हो सकता है कि अगर आप कोई कंपनी R&D में कुछ खर्चा कर रहे हैं, आप उनको कुछ बेनिफिट देंगे, आप कुछ टैक्स ऑफसेट देंगे या उस तरीके का और कुछ देंगे ताकि कंपनी के लिए भी एक इंसेंटिव बने कि वो R&D में कुछ पैसा खर्चा करे। ये वाला मामला है। और दूसरा आपने क्या बताया? नहीं, मैं यही पूछ रहा था कि सरकार क्या R&D के अंदर जो है ज्यादा एलोकेशंस कर सकती है ताकि जो फिस्कल डेफिसिट दिखाई दे रहा है वो बढ़े, या पीएलआई स्कीम्स के अंदर सरकार और एलोकेशंस करे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के अंदर जाए ताकि वहां से जो है वो जो विकास जो सरकार ने टारगेट किया है, जो दर तय की है, वो कम से कम उसको तो अचीव कर लें। इसके अंदर वो दिखाई देगा क्या इस बार मैन्युफैक्चरिंग वगैरह को बढ़ावा देते हुए? दोनों को एक जगह करना जो है वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आप R&D एक चीज है और पीएलआई और एक चीज है, क्योंकि दोनों जगह आप जहां से ये बात कह रहे हो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ आपका स्लो डाउन किया है। जो हम लोग फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट में भी देखे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ काफी स्लो डाउन किया है। मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों का प्रॉब्लम रहा है, खाली ये पिछले 10-12 साल से भी नहीं है, उससे पहले से ही हम लोगों के शुरू से ही जो है मैन्युफैक्चरिंग को लेके प्रॉब्लम है। और उसमें अभी तक मामला ऐसे चल रहा था कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर डाल रहा था और ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे रोड हो गया, पोर्ट हो गया और भी इस तरीके के जो जितने भी जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसमें आप सरकार पैसा डाल के, खाली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का भी पैसा उसमें लगता है, तो वो दोनों मिला के एक सब्सटेंशियल अमाउंट पिछले 4-5 साल से जो है उसमें जा रहा है। तो इसमें बढ़ोतरी हो सकता है, ये आशा के साथ। मैं आपके पास लौटता हूँ, महुआ से एक सवाल कर लेता हूँ। महुआ, आप एक बात बताइए कि जिस तरह से मैं अभिजीता से बात कर रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग में सरकार जो है विशेष इस बार कुछ जो है स्कीम्स में बढ़ोतरी कर सकती है या कुछ कर सकती है, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है कि पीएलआई स्कीम्स कुछ सेक्टर्स के लिए ही शायद हैं और बिल्कुल और नीचे जो है साफ तौर पर मैन्युफैक्चरिंग का स्लो डाउन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो आपको लगता है कि सरकार और सेक्टर्स इंक्लूड कर सकती है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में अगर बढ़ावा देती है तो सरकार रोजगार सृजन भी होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, तो लगता है कि बजट में साफ तौर पर दिखाई देगा कि R&D के लिए भी पैसा का एलोकेशन किया जाए और उसके अंदर भी एलोकेशन किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ स्कीम्स बढ़ाई। आपको लगता है ऐसा? सो मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो बढ़ोतरी देने का संभावना है, पीएलआई में और सेक्टर्स भी शायद इंक्लूड किया जाएगा। ये बहुत दिन का डिमांड है इंडस्ट्री का कि अभी 14 सेक्टर्स है पीएलआई के अंडर, कि वो नंबर ऑफ सेक्टर्स को बढ़ाया जा सकता है पीएलआई के अंदर। बट आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि पीएलआई में 14 सेक्टर है, लेकिन ऑल 14 सेक्टर्स अच्छा नहीं कर रहा है। तो जो सेक्टर्स का जो चैलेंजेस है, काफी सेक्टर्स के काफी सारे चैलेंज, इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी अच्छा हो रहा है वो भी अगर आप देखेंगे, मोबाइल फोन्स का अगर देखेंगे, जो सरकार कहते हैं कि मोबाइल फोन प्रोडक्शन, वो हम ज्यादातर असेंबल कर रहे हैं, प्रोडक्शन अभी भी नहीं। कि असेंबली हमारे यहाँ हो रही है, फुल प्रोडक्ट जो है पूरा तैयार होकर नहीं आता। ग्लोबल जो वैल्यू चेन है उसमें कहीं ना कहीं हम सरकार उसमें R&D में पैसा इन्वेस्ट करे ताकि वो पूरा का पूरा असेंबली यहाँ हो जाए। बिल्कुल। तो आप अगर देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि असेंबल हो रहा है, तो उसको प्रोडक्शन पे करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बूस्ट करना पड़ेगा। और आप अगर अभी का देखें, ट्रम्प सरकार अभी आया है तो टैरिफ वॉर ऑलरेडी शुरू हो गया है। वो टैरिफ कॉन्स्टेंटली बोल रहे हैं कि टैरिफ बढ़ाएंगे, तो इंडिया को इसको एक दिमाग में रखना पड़ेगा कि टैरिफ वॉर होगा, तो आपको अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट करना पड़ेगा, अपना कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। और ये जो आपने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग को
फोकस किया जाएगा वो और भी करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और अगर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी जो है वो बढ़ नहीं रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है, मतलब कंपनीज पैसा पार्क नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट पूरा देखें तो अभी भी द मेजॉरिटी गवर्नमेंट मतलब सरकार का खर्चा है, सरकार का एक्सपेंडिचर है। प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी बहुत वीक है, अभी भी वीक है डिस्पाइट इतने सारे जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो द गवर्नमेंट हैज टू फोकस कि ये प्राइवेट सेक्टर कैसे ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि देखो गवर्नमेंट हैज टू थिंक अबाउट फिस्कल डेफिसिट, वो कितना हाउ गवर्नमेंट कैन नॉट इन्वेस्ट। मैं आपके पास लौटूंगा क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं रुपये और डॉलर के भी बारे में बात करूंगा कि सरकार उसको काउंटर करने के लिए कैसे कर सकती है। पवन जी भी हमारे साथ मौजूद है, पवन जी से पूछेंगे। पवन जी, लगातार फिस्कल डेफिसिट का बात हुआ और लगातार जो है बातचीत कई चीज़ों पे हुई। मैं जानना चाहता हूं कि किसानों के लिए रोजगार जो रूरल बजट है उसमें किस तरह का आप एलोकेशन चीज़ों के अंदर दिखाई देता है? देखिए, जो मनरेगा स्कीम की आप बात करेंगे तो दो तरह की शिकायतें मनरेगा स्कीम में आ रही थी। एक तो ये कि जिस स्पीड से मनरेगा में काम होना चाहिए उस स्पीड से काम नहीं हो रहा है, और कुछ राज्यों का आरोप था जिसमें एक वेस्ट बंगाल था कि वेस्ट बंगाल में मनरेगा के स्कीम में सरकार की जो केंद्र सरकार की तरफ से एलोकेशन में दिक्कतें हैं, देरी से फंड दिए जा रहे हैं, तो इस दोनों को कैसे एडजस्ट करेंगे। ये मुझे लगता है कि इस बजट में पहले तुम पसीना पोंछ लो, आप बहुत बहुत परेशान हो, मतलब मुझे लगता है कि इतना तो निर्मला सीतारमण भी परेशान नहीं है यार। बताइए। तो इस तरह की शिकायतें आई हैं। सरकार ने बाकायदा जो खासकर ऐसे इकोनॉमिस्ट से मिला जो एग्रीकल्चर पे ध्यान रखते हैं, जो लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे की मॉनिटरिंग करते हैं, उस पर अलर्ट रहते हैं, ऐसे लोगों की एक बैठक बुलाई थी। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की फीडबैक आए उसमें आया कि केवल अब मोटे तौर पे आप देखिएगा तो बहुत ज़्यादा उछाल आपको मनरेगा की स्कीम में परसेंटेज वाइज पिछले 3-4 साल में आप नहीं देखेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि पिछले साल बजट में सरकार को इतना वक्त नहीं मिला, तो शायद तैयारी के लिए वक्त नहीं मिला होगा। इलेक्शन के तुरंत बाद सरकार आ गई थी, उसका तुरंत बाद बजट आ गया था। तो इस बार मनरेगा में एक समुच्चय में आवंटन मुझे लगता है कि होगा, और साथ ही साथ ये सरकार ये डेरिवेटिव्स पे भी ध्यान रखना चाहेगी कि क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो फंड रिलीज है उसमें ज़्यादा दिक्कत ना आए, और खासकर जो लोग जहाँ पे कांग्रेस की, जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं वहाँ की शिकायतें बंद हो। तो एक तो मनरेगा इनका फोकस है। उसके अलावा मुझे जितनी मुद्रा लोन को भी लेके सरकार की क्या एलोकेशन है? मुद्रा क्या है, जो मुद्रा तैयार किया गया था, मुद्रा में मुझे लगता है कि अभी करीब 4.25 लाख करोड़ का उसका साइज है मेरे ख्याल से, या हो सकता है उससे प्लस माइनस 10,000 करोड़ आप कर सकते हैं। मुद्रा में सरकार ने पिछली बार एक नया, उसके 3 कैटेगरी थी, उसमें से एक नया कैटेगरी सरकार ने जोड़ा जो जिसके लोन की सीमा थी 10 लाख से 20 लाख के बीच। ये वो लोग थे जिसमें सरकार ने कहा कि साहब जिनका क्रेडिट रिकॉर्ड ठीक है, जिन्होंने लोन लिया और लोन को वापस कर दिया, ये सब आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो ये सब कोलेट्रल फ्री लोन है, तो उसको एक तरुण प्लस करके सरकार ने एक नई कैटेगरी बनाई। लेकिन यह है कि जो शिशु कैटेगरी, जो सबसे पहली कैटेगरी, सबसे नीचे वाली कैटेगरी, उसमें 10,000 से 20,000 के बीच, ये थोड़ा ज़्यादा है मेरे ख्याल से आप उसका एलोकेशन। तो साफ तौर पे आपकी बात कर रहा हूँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस धंधे में आप बात ही 10,000 से शुरू कर रहे हैं, तो 10,000 में तो आजकल कोई छोटा मोटा व्यवसायी भी उस पर बात नहीं करना चाहता है। मतलब ऐसा कौन सा धंधा है जो 10,000 जेब में लेके जाएंगे और धंधा करके आप शाम में पैसा कमा के आ जाएंगे। मतलब इतने में तो आप छोले भटूरे खा के आएंगे, मेरे ख्याल से अगर 5 स्टार में बैठ जाएंगे तो आ जाएगा। तो सरकार के ऊपर दबाव है, एमएसएमई के ऊपर, एमएसएमई के जो नुमाइंदे मिले, जो एमएसएमई को फॉलो अप करते हैं, जो उन लोगों ने सरकार को राय दी कि ये रकम जो है ये पर्याप्त नहीं है, इसको बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। इस रकम में जो आपने बेंचमार्क किया हुआ है इसका कोई अर्थ नहीं रह गया है। तो मेरे ख्याल से मुद्रा लोन में फेरबदल
करना, उसमें चेंजेस करना सरकार की मजबूरी है। हमने तमाम सवालात किए और उन चुनिंदा ये कह सकते हैं कि उन विषयों को जानने की कोशिश की कि इस बार बजट में क्या क्या खास रहने वाला है। लेकिन एक सवाल जरूर रहेगा कि इस प्रोग्राम के अंदर कि क्या सस्ता हो सकता है, क्या महंगा हो सकता है, वो कौन से सेक्टर्स हैं जहां सरकार निवेश करेगी और कैसे लोगों को उससे साफ तौर पर उन सारी चीजों का फायदा होगा। सेजल भी हमारे साथ मौजूद है। सेजल से बात करेंगे कि एआई जो है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो सरकार के लिए जो हमेशा से क्योंकि सारी इकोनॉमी जो है डिजिटल हो रही है धीरे धीरे, तो सरकार का फोकस जो है स्पेशली काफी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रहा है। सेजल, ये बताइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ये बजट में किस तरह से चीजें देखने को मिल सकती हैं? ये एक्सपेक्टेड है कि इस बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, निर्मला सीतारमन इसके बारे में बात करेंगी कि जो जॉब लॉसेस हो रहे हैं उनको एड्रेस ज़रूर करेंगी। बट अभी गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है एआई में, वो है अफोर्डेबल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना उन लोगों को जो स्टार्टअप्स हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं इन द सेंस जो जिनके पास एआई चिप्स नहीं है, जीपीयूज का एक्सेस नहीं है। तो जो गवर्नमेंट है अंडर द इंडिया एआई मिशन जो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने पिछले बजट में 550 करोड़ रुपीस अलॉट भी किए थे, तो वो उसके थ्रू इंडिया का जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहते हैं। जीपीयू इसलिए बिकॉज जीपीयू फाउंडेशन है एआई का, उसके बिना आप कोई मॉडल को ट्रेन नहीं कर सकते। आप एआई के अंडर आपको, और वो बहुत महंगे भी आते हैं। और इसके लिए अभी जो गवर्नमेंट काम कर रही है, स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो 10,000 जीपीयूज को प्रिक्योर करने में अभी लगी हुई है। उन बहुत इंटरेस्ट भी आया है उनके पास। जो उन्होंने टेंडर निकाला था उसमें 20,000 जीपीयूज का उनके पास। मेरा एक सवाल ये है कि कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से कहीं ना कहीं जो है जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाएगा, वो ज्यादा लोगों का काम कर लेगा, ऐसे एक आम आदमी की धारणा है। सरकार अगर आरएनडी में इतना सारा पैसा लगा रही है तो उसमें रोजगार सृजन नई कैसे हो सकता है? मतलब उसको चलाने के लिए लोग नहीं चाहिए होंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है कि वो जो है लोगों का काम भी कम कर देगा। आपको कैसे लग रहा है, कैसे आम आदमी को इस बजट से साफ तौर पर फायदा मिलेगा कि सरकार इतना पैसा आरएनडी में मान लीजिए एआई में खर्च कर रही है, तो आम आदमी को उसका लाभ किस तरह से दिखाई दे रहा है? सरकार का आरएनडी में जो एक्सपेंस है, जो भी वो बजट एलोकेट करते हैं, वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। मतलब वो सिर्फ 0.64% ऑफ 0.6% ऑफ जीडीपी वो मतलब एलोकेट करते हैं आरएनडी में, जबकि जो बाकी की कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना हो गई, यूएस हो गई, वो 2 to 3% करती हैं। तो उसमें एक गवर्नमेंट को थोड़ा और बढ़ावा देना चाहिए आरएनडी में। जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, एआई अभी काफ़ी नेसेंट स्टेज पे है, काफ़ी अभी इंडिया में काफ़ी नेसेंट स्टेज पे है। तो हाँ, डेफिनेटली जॉब्स पे काफ़ी इफेक्ट है, बिकॉज एआई की वजह से ऑटोमेशन काफ़ी आ गया है। और जो बैक एंड जॉब्स हैं, जैसे आपकी कॉल सेंटर वाली जॉब्स हो गई, फिर उसके बाद बैंक्स में भी जो बैक एंड में होती हैं, उन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। और कोडर्स, सॉफ्टवेयर कोडर्स जो होते हैं, उनकी जॉब से भी काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है। बट इट इज द नीड ऑफ द आवर, जरूरत तो है। इंडिया रियली नीड्स टू मतलब स्टेप अप एंड इन्वेस्ट मोर। मतलब द गवर्नमेंट को और एलोकेट करना चाहिए। उन्होंने इंडिया एआई मिशन में over 10,000 करोड़ प्रॉमिस किए थे लास्ट ईयर, तो इस साल और उनको एलोकेट करना चाहिए। तो पवन जी से मैं एक सवाल और लूंगा। पवन जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप फार्मास्यूटिकल एक लंबे समय से कवर करते रहे हैं और ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर में साफ तौर पर दिखाई दे कि इंडिया जो है एक लीडर के रूप में भारत उभर रहा है। लगातार मांग हो रही थी कि जो कैंसर से रिलेटेड दवाइयां हैं वो तो जीएसटी में भी मांग उठी थी इस बात की कि उसमें जो है कमी की जाए। आपको क्या लग रहा है कि कुछ फंड एलोकेशंस जो है स्पेशली और क्षेत्रों के अंदर फार्मास्यूटिकल्स में दिखाई दे सकते हैं आपको? देखिए, फार्मा में फंड समस्या नहीं है। सरकार के लिए फार्मा में फंड की व्यवस्था हो, ये सरकार की न जरूरत है, नहीं सरकार की प्राथमिकता है। फार्मा में जो जरूरी बात है वो ये कि देश की इमेज कैसे बेहतर हो। आप समझिए कि हमारी फार्मा में जो इमेज है वो थोड़ी ख़राब हुई है, लेकिन भारत सरकार ने उस पर बहुत काम किया है पिछले 1-1.5 साल में।
खासकर उन जगहों पे जहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। 2-4 इंसिडेंट्स भी हुए। इंसिडेंट्स भी हो तो एक तो हमारी इमेज की समस्या है, लेकिन अभी कुछ बेसिक फार्मा जो मेडिसिन हैं उसको जैसे यूएस में जिस तरह से रिकॉग्निशन मिला, जिस तरह से लाइसेंस मिला, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा सरकार के लिए एनकरेज करने वाला है। तो एक तो ये है जिस पे सरकार को काम करने की ज़रूरत है। दूसरी ज़रूरत ये है कि कैसे जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग मंगाते हैं, जिसको अंग्रेजी में बल्क ड्रग बोलते हैं, और वो ज्यादातर चाइना से देखने को मिलते हैं, जिसको बोलते हैं कायदे से, वो हम लोग चाइना से मंगाते हैं। उस पे निर्भरता कम करना भारत सरकार की प्रायोरिटी पे है। इस पे अगर बजट में कुछ आएगा, जो कि आना चाहिए ऐसा मैं समझता हूँ, तो ये देश के लिए अच्छा है, ये सेक्टर के लिए अच्छा है, और ये सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बोलती भले ना हो, पर वो इस बात के लिए लगातार एक उसके लिए क्लेश की वजह है कि हम चाइना पे इतना क्यों डिपेंडेंट है। अगर चाइना कल को चाहे, जिससे अभी क्रिटिकल मिनरल्स में जैसे उसने अमेरिका के साथ किया कि उसने बिल्कुल बैन कर दिया, ठीक उसी प्रकार से कल को अगर बल्क ड्रग चाइना सप्लाई अगर बंद कर देता है या कम कर देता है, तो हमारी फार्मा सेक्टर के कम्पिटिटिवनेस का क्या होगा। तो इस पे बजट में किए जाने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। जो फार्मा डिपार्टमेंट और फार्मा के जो कंपनियां जिसके साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की मुलाकात हुई, खासकर रेवेन्यू के मामले में, खासकर जो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी के साथ, उसमें इस पे जोर दिया गया कि साहब हमें हमारे सेक्टर के लिए कुछ किया जाना चाहिए। लेकिन ये काम देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री का है नहीं, कायदे से आप देखिएगा तो, पर मोटे मोटी पॉलिसी ड्राइव करती है सरकार बजट में। फार्मा एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, तो मैं ये समझता हूँ कि उस पर क्लैरिटी कुछ आएगी, उस पर सरकार के पास कुछ ऐसा है जिससे फार्मा सेक्टर में कम्पिटिटिवनेस बेहतर होगा। बिल्कुल, देखिए इसमें एक और विषय साफ तौर पर रहने वाला है, जो जैसे फिस्कल डेफिसिट के बारे में हमने चर्चा की, लगातार की ग्रोथ रेट के बारे में चर्चा की, रुपया वर्सेस डॉलर, लगातार रुपये में जो है गिरावट देखी जा रही है, और मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं सरकार की जो है चिंता का सबब हो सकता है। इस पर भी महुआ से समझ लेते हैं, क्योंकि महुआ पूरा कोर जो बैंकिंग है और जो सारी चीज़ें वो बहुत बेहतर तरीके से समझा सकती हैं। महुआ, कहीं ना कहीं ये रुपया वर्सेस डॉलर, रुपये में लगातार गिरावट देखी जा रही है, और जो डिजिटल पेमेंट्स के मोड हैं, मैं एक समग्र रूप से एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। पहले तो चलिए रुपया वर्सेस डॉलर में ही पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि सरकार क्या कर सकती है इसके लिए? रुपया वर्सेस डॉलर जो है, ये आरबीआई का डोमेन है। प्रैक्टिकली गवर्नमेंट बहुत कम कर सकता है। हाँ, वो रुपए को बूस्ट करना या रुपए का क्या वैल्यू होगा अगेंस्ट डॉलर, ये टिपिकली आरबीआई के डोमेन में पड़ता है। बट ये है कि रुपए काफी डॉलर के अगेंस्ट वो गिर गया है, एंड हमें कैसे इम्पैक्ट करेगा इफ द रुपी। हाँ, ये है कि जब रुपी फॉल करता है तो आपका जो बजटरी जो बिगड़ता है ना, आपका जो जीडीपी ग्रोथ, एवरीथिंग जो पहले 1 रुपए का खरीदते थे, आप बिल्कुल। और हमारे लिए ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि हम ऑयल 80% ऑयल जो है, मोर देन 80% हम अभी भी इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हमारा रुपी घट जाएगा डॉलर के अगेंस्ट, तो हमारा ऑयल इंपोर्ट का जो दाम है, एक मेजर चंक जो है फॉरेन करेंसी जहां पे जाता है, वो ऑयल इंपोर्ट्स के लिए है, वो बढ़ जाएगा, काफी हद तक वो बढ़ जाएगा। और आप जब बजट का जो पूरा मैथमेटिक्स जो होता है, इट इज फोकस्ड ऑन एक जो रुपी को किस पे आप पेग करेंगे। अगर इतना ऊपर नीचे होगा या अगर फर्दर गिरता है, हाँ बिल्कुल, हाँ, तो आपका पूरा मैथ बिगड़ सकता है। तो एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि मैं करेंसी की बात कर रहा था। क्रिप्टो करेंसी को लेकर लगातार बातचीत होती रहती है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो न्यू मोड ऑफ पेमेंट साफ तौर पर दिखाई दे रहा है उसका। और दूसरा ये भी दिखाई दे रहा है कि सरकार ने पिछली जो सोर्सेज ऑफ इनकम में जिसमें कहूँगा शामिल करूँगा कि बैटिंग साइट्स के ऊपर भी पिछली बार सरकार ने बोला था, तो मुझे लगता है कि एक मेजर अमाउंट बढ़ाया भी था। तो मैं इसी के लेके आपसे जानना चाह रहा था कि क्रिप्टो करेंसी और बैटिंग साइट्स को भी लेके कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस या कुछ चीजें इस तरह की बजट में इस बार दिखाई दे सकती हैं। क्रिप्टो करेंसी लेके जो है, अभी भी हम रिकग्नाइज करते नहीं है क्रिप्टो करेंसी, लेकिन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो अगर आप पिछले कई बजट्स देखेंगे तो उसमें कैसे टैक्स किया जा सकता है क्रिप्टो करेंसी को, उसका काफी कुछ हद तक बताया गया है। बट ये है कि
हमारे लिए या आरबीआई के लिए क्रिप्टो करेंसी इज अ नो, लेकिन ट्रांजैक्शन हो रहा है तो बेस्ट इज कि आप इसको लीगल फ्रेमवर्क अगर नहीं करेंगे तो आप ही का नुकसान है। और आप अभी जो है, जो रेवेन्यू हो रहा है गवर्नमेंट का, जो रेवेन्यू है वो डिसइन्वेस्टमेंट आपका बंद हो गया। इंटरेस्ट डिविडेंड इसी में से जो जो टैक्स रेवेन्यू का होता है, एक तो आपका टैक्स इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, द टैक्स रेवेन्यू। मैं ये जानना चाह रहा था कि सरकार कुछ इसमें बजट में इसके ऊपर कुछ घोषणा क्रिप्टो करेंसी या बैटिंग साइट, जैसे पिछली बार देखिए बेटिंग साइट लास्ट टाइम किए थे, ठीक है, इस बार भी क्रिप्टो मतलब ट्वीकिंग कर सकते हैं, बट उसको एक प्रॉपर ढंग से आपको डील करना पड़ेगा, उसका एक प्रॉपर पॉलिसी निकालना पड़ेगा। सिर्फ इधर टैक्स करेंगे उधर टैक्स करेंगे, क्रिप्टो करेंसी हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड। दूसरा विषय साफ तौर पे ये है कि हमने इतनी सारी बातें की हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि आम आदमी को क्या राहत मिल सकती है, क्या सस्ता होने वाला है, क्या महंगा होने वाला है। अब जी से जान लेते हैं। दादा ये बताइए कि लोग तो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं, उन्हें हमारे प्रोग्राम्स में इतना ही जानना है कि उनके लिए क्या सस्ता होने वाला है, क्या महंगा होने वाला है। ये तो कहना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि जैसे अभी तक जो बातचीत हो भी रही थी, क्योंकि एक पीएलआई में खास करके आप जैसे खुद भी बता रहे थे कि वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर अच्छा कर रहा है विद इन द पीएलआई, और जो महुआ कह रही थी विच इज एब्सोल्युटली मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान सस्ते हो सकते हैं, ये मुझे लगता है, कम से कम एक इकोनॉमिक के हिसाब से अगर देखा जाए चीजों को, हाँ, तो उसके हिसाब से जो पीएलआई सेक्टर आपका अच्छा कर रहा है उसमें थोड़ा बहुत इंसेंटिव अगर आप दोगे तो वो आपका वो सक्सेस स्टोरी ऊपर जा भी सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है, क्योंकि कुछ कुछ और भी डिमांड्स तो आए हुए हैं, क्योंकि एक डिमांड्स ये भी आया हुआ है कि जो हम लोग पेट्रो प्रोडक्ट्स, मतलब जो जितने भी ऑयल प्रोडक्ट्स हम लोग, सीआईए ने भी मांग की थी कि जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर जो है एक्साइज ड्यूटी कम किया जाए। एक्साइज ड्यूटी कम किया जाए, क्योंकि आपके थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी है, क्योंकि आपके ऊपर जो है महंगाई थोड़ा सा हावी भी है। ये मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार और आरबीआई दोनों ही कर रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा हम लोग को छुटकारा मिला नहीं है। तो जैसे जैसे ये है तो उसमें क्या होता है कि अगर पेट्रोल में ये एक्चुअली आज का डिमांड नहीं है, पिछले 2-3 साल से लोग मांग हो रही है, तो इस बार होगा या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हर बार ही लगता है कि इसका तो एक चांसेस होता रहता है। लेकिन दिक्कत यह है कि वहां से आपको जो आप शुरुआत में जो बोल रहे थे कि पैसा कहीं से तो लाना भी तो पड़ेगा ना, क्योंकि सबको चाहिए पैसा, लेकिन अगर मतलब जो है उतना सबको तो पैसा मिलेगा नहीं, और सबको अगर नहीं पैसा मिलेगा तो ऑब्वियसली जो है जगह जगह में बारीकी से जो है वो देखा जाएगा कि कहाँ पे पैसा डालने से कुछ फायदा हो सकता है। तो आप सही हो इस मामले में कि जो पीएलआई में जो सेक्टर अच्छा कर रहा है, खास करके जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें हो सकता है। और ये साल ये भी इम्पोर्टेंट है, ये देखने लायक चीज होगा कि इस साल में सेमीकंडक्टर चिप में हम लोगों के पास जो 3-4 जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है उसका सारे प्रोडक्शन शुरू होने वाला है बाय द ईयर एंड। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उसके अंदर होगा, अब होना तो चाहिए, लेकिन मतलब जो इतना बड़े तादाद में तो नहीं होगा कि जिसमें आप ताइवान चाइना के ऊपर आत्मनिर्भरता जो है कम होगी उसके अंदर निर्भरता। वो ये अभी इट इज टू अर्ली टू से, क्योंकि आप पहले प्रोडक्शन तो होने दीजिए, तो उसके बाद जो है देखा जाएगा। तो हो सकता है कि इसमें भी जो सामान इंपोर्ट के लिए चाहिए होता है, खास करके रॉ मटेरियल, उसमें भी कुछ खास करके जो कस्टम्स ड्यूटी जो है थोड़ा सा हल्का सा जो है वहां से कम हो सकता है। पवन जी से जानते हैं। पवन जी, बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी फाइनेंस की चीजें समझ ली कि किन किन सेक्टर्स में सरकार निवेश कर सकती है, किन किन सेक्टरों में सरकार का थ्रस्ट रहने वाला है। आम आदमी जानना चाह रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या क्या सस्ता होगा उसके लिए और क्या क्या महंगा होगा, महंगा होगा, क्योंकि महंगाई भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। तो आपके हिसाब से बजट में क्या राहत आम आदमी को मिलती हुई दिखाई दे सकती है इस बार? देखिए, ये बहुत मतलब एक ऐसा विषय है जिसपे जितना बोला जाए कम है। मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के प्राइसेस कम होते हुए देखना चाहता हूँ, जिसपे शायद सरकार चाहे तो टैक्सेस से जो इम्पोर्टेड खासकर जो आइटम्स हैं और ऐसे आइटम्स जो बहुत बारीक हैं,
क्योंकि असेंबलिंग में वो बड़े काम आते मैं हैं। आपकी बात से सहमत हूँ कि कुछ ऐसा होता है, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि सर आदमी की जेब में अगर पैसा होगा तभी तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदेगा, तो सबसे बड़ी आपको लगता है क्या क्या राहत इनकम टैक्स लेवल पे दिखाई दे सकती है कि उसमें कि शायद सरकार कुछ पैसा लोगों की जेब में छोड़े ताकि जो अर्बन कंजप्शन है वो बढ़े? नहीं तो पर सरकार पैसा एक तरह से देती है तो दूसरी तरफ से ले लेती है। देखिए अब आप चैलेंज समझिए, सरकार को बैलेंस करना है। अर्बन सेक्टर्स में आप पहले देख रहे हैं पिछले अक्टूबर से बहुत डेटा बहुत ख़राब हो गया है। आप चाहे जो एफएमसीजी कंपनियां बेच रही हैं, आप चाहे टायर बेचने वाली कंपनी हैं, चाहे पेंट बेचने वाली कंपनी है, चाहे कार बेचने वाली कंपनी है, इन सबको देखिएगा, सबसे बात करिएगा तो पता चल जाएगा कि एक्सपेंसेस कहाँ जा रहा है, स्पेंडिंग्स कहाँ हो रहे हैं। रूरल एरियाज़ में बेशक बेहतर होगा, लेकिन सरकार इस बात को समझती है कि अभी अगर रूरल एरियाज में अगर ग्रोथ सबड्यूड हो जाएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो सरकार के लिए चैलेंजेस ये हैं कि कैसे रूरल एरियाज में जो भी जिस एलोकेशन से रूरल एरियाज में लोगों के हाथ में पैसे आते हैं उसको या तो बना के रखा जाए, मतलब अच्छे तरीके से, या फिर इसको और थोड़ा कैसे बेहतर किया जाए अगर बैलेंस करना है तो। अर्बन एरियाज में सरकार के पास आप एक कैटेगरी है इनकम टैक्स में जहाँ पे आप थोड़ा सा छूट दे सकते हैं, पर उससे ज़्यादा जो बड़ा चैलेंज अभी है वो ये कि एक मैं रोकूं आपको, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डाउन की तरफ है, महंगाई थोड़ा सा डाउन की तरफ है, लेकिन ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसका भूत अभी भी डरा रहा है, राइट। तो ये बहुत बड़ी बात होगी जब सरकार के कुछ ऐसा काम करने जा रही है, कर सकेगी जिससे कि बजट में लोगों के हाथ में पैसा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि केवल आप इनकम टैक्स में छूट देके लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा ला देंगे, ऐसा हो नहीं पा सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह में सरकार स्पेशल फोकस रख सकती है क्योंकि इससे शायद जो पेमेंट किया जा रहा है फ्यूल के लिए उसमें शायद कमी हो, तो क्या कार वार सस्ती हो सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल से? कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है, ऐसे इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं क्या? देखिए एक बात समझिए, अभी हम ना क्या है कि हम ज़्यादा बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, चाहे आप 4 व्हीलर्स की बात करिए या किसी और चीज़ की बात करिए। तो बेसिकली ना 4 व्हीलर्स में एक्चुअली हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। दुनिया भर की चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको असेंबलिंग करके फिर व्हीकल्स तैयार करते हैं। तो ये जो सरकार कन्फ्यूजन में भी है। अभी तक आप देखिएगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री है उसमें आप एक बार सरकार को स्कीम देती है, फिर उसके बाद उस स्कीम को स्टॉल कर देती है। फिर तो ये ना ये इस पे मेरा ही मानना है कि सरकार अभी तक कोई फर्म ओपिनियन सरकार के पास नहीं है, और कोई फर्म विजन नहीं है, व्यूज़ नहीं है सरकार के। तो इस पे ना अभी आने वाले टाइम में, हाँ अभी बहुत हमारा देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मेरा ही मानना है कि चाइना के अलावा कोई और कमाल नहीं कर रहा है, राइट। तो हमें अभी चाइना के आसपास पहुंचने में अगर इस रफ्तार से चले तो भी 10 साल लग जाएंगे। वो 150% ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, तो हम उस लेवल पे पहुंचने में हमें वक्त लगेगा। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि कैसे इसको बढ़ाएंगे। तो कैसे बढ़ाएंगे, तो आप ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे 10 तरह के टैक्स छूट हैं, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा अभी गुंजाइश में देख नहीं रहा हूँ। उसको पॉलिसी ट्वीक करके आप सरकार का एक एजेंडा तो यही रहता है ना कि ग्रीन एनर्जी हो, तो ग्रीन एनर्जी के लिए और पोल्यूशन कम हो, तो उम्मीद यही कर रहे थे कि इस बार शायद ऐसा हो, सोलर पैनल्स में कहीं ना कहीं सरकार और सब्सिडी दे ताकि लोग जो है अपने खुद ही इन सेक्टर्स के अंदर खुद जो है अपने घर पे लगा सकें और से ग्रीन एनर्जी वगैरह में। सोलर एनर्जी की समस्या वो नहीं है। सोलर एनर्जी की समस्या ये है कि हम मंगाते बाहर से हैं, फिर हम चाइना का नाम लेंगे तो फिर आप गुस्सा हो जाएंगे। फिर चाइना हम मंगाते हैं, चाइना उसके सोलर पैनल, उसके छोटी छोटी चीज़ पार्टपुर से हम लोग चाइना से बहुत भारी मात्रा में मंगाते हैं और बहुत महंगा मंगाते हैं। तो हमारे लिए चैलेंजिंग वो है, उसको आप कम करिए, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करिए। आप तो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग आज प्लान करेंगे तो कल तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग में आप लगाइए कम से कम ग्राउंड पे आते आते 3 से 5 साल का वक्त लगता है, मिनिमम 3 साल चाहिए तो चाहिए। बहुत तेजी से करेंगे तो 2.5 साल में कर लेंगे, पर ऐसा कभी किसी चीज़ में हमने देखा नहीं यहाँ पे। तो जो आपको सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन एनर्जी पे बात करते हैं, और खासकर जब सौर ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, तो इम्पोर्टेड जो पार्ट पुर्जे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक मेजर चैलेंज है। तो सरकार राहत कैसे मिटिगेट करेंगे ये सोचिए। तो सरकार राहत कम देगी और जो है ज्यादा आपसे ले लेगी, आप ये कहना चाह रहे हैं इन हिसाब से? राहत देगी। अच्छा,
मैं एक चीज और जानना चाह रहा था। अभी कुछ दिन पहले जो है गोल्ड को लेके एक बड़ा खेल हुआ, उसकी गिनती में गड़बड़ी हुई और कहा गया कि इतना सारा गोल्ड हम लोगों ने खरीद लिया है कि कहीं ना कहीं जो वो डेफिसिट था वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो क्या गोल्ड पे लग रहा है कि सस्ता होगा या महंगा होगा? गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी कुछ कम होगी? देखिए, घर में महिलाएं हैं, उन्हें गोल्ड चाहिए, है ना? गोल्ड पे गिनती में जो गलती हुई, इसके बाद तो मिडिल क्लास में टीचर को स्टूडेंट को पीटना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी गलती करते हैं तो उनकी पिटाई नहीं होनी चाहिए। जब हम इतने बड़े, ज्यादातर अधिकारी वो हैं जो यूपीएससी पास करके तो हम इतने मतलब इतनी बड़ी गलती इतने बड़े अधिकारियों के ग्रुप से कैसे हो सकती है? मुझे तो उसी पे बड़ा और शायद उसकी गिनती अभी तक चल रही है। ये कुछ भी कर सकते हैं। जब एक गिनती गलत हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि जब ये बेसिकली सरकार जूझना चाहती थी कि हमें गोल्ड में स्मगलिंग में जो बांग्लादेश और म्यांमार के रास्ते होता है, उससे जूझने के कई उपायों में से किया था कि ड्यूटी कम कर दीजिए 15% से मेरे ख्याल से 6% पे। अभी सरकार जो आकलन कर रही है, उस आकलन के लिए 6 महीना पर्याप्त नहीं है, जो मैं समझता हूँ। लोग कह रहे हैं, आपके जैसे ज्ञानी लोग कहते हैं कि साहब इस बजट में ऐसे प्रावधान हैं, आ सकते हैं कि गोल्ड पे ड्यूटी बढ़ा सकती है। और जो गोल्ड में ज़्यादा लोगों ने खरीद की, उसका एक रीज़न ये भी था कि कहीं ऐसा हो कि सरकार बढ़ा भी सकती। पर मुझे लगता है कि सरकार जिस थर्मामीटर का इस्तेमाल करके ये प्रावधान लाई थी, वो उसकी मियाद पूरी नहीं हुई है। तो लिहाजा मुझे लगता है कि अगर सरकार करेगी, देखिए ये तो सरकार एक सर्कुलर से भी कर सकती है, इसके लिए बजट में कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया जाए ऐसा मतलब कोई ज़रूरी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि गोल्ड पे सरकार अभी थोड़ा थांबा चलेगी। और अगर अभी जब तक सरकार के पास आइडिया ना रहेगा, जब तक सरकार की गिनती पूरी ना हो जाए और जब तक जो डेफिसिट में जो आंकड़े दिए गए तो उसको सही ना कर ले सरकार, तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि सब लोगों से बातचीत किया, उसमें 2-3 चीजें तो साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि कुछ इनकम टैक्स में राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। जैसे पवन जी ने भी कहा कि इनकम टैक्स में राहत मिल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो सस्ती हो सकती हैं। गोल्ड का कहा जा रहा था कि वो शायद सस्ता हो या महंगा हो जाए, गोल्ड महंगा हो जाए, क्योंकि उस पर इंपोर्ट ड्यूटी सरकार बढ़ा सकती है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि बजट जो है राहत भरा इस बार आम आदमी को हो सकता है, क्योंकि लंबे समय से लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ धर्मेंद्र के साथ मृगांक प्रभाकर, भारत एक्सप्रेस।